Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today we will discuss about the air pollution from automobiles. किस तरह की pollution जो है वो automobiles और vehicle से हमारी air के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है या एयर के अंदर रिलीज हो रही होती है। जैसे कि हमें पता है हमारे पास यहाँ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स हैं जिनके अंदर या तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स हैं या जो हमारे पास कार्स हैं या बड़ी गाड़ियां हैं ट्रक बस उनके उनके अंदर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होते हैं। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर जस्ट जो पिस्टन होता है पेट्रोल इंजन का वो जस्ट अप एंड डाउन मूव कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसके अंदर वो 4 एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि पहले हमारे पास इनलेट है जिससे हमारे पास फ्यूल आ रहा है, देन उसके अंदर उस फ्यूल की कंप्रेशन होती है, देन उसकी इग्नाइट होता है और देन हमारे पास वो आउटलेट में जा रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में 2 तरह के पेट्रोल इंजन्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स होते हैं और दूसरे हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स होते हैं। तो ये अब पोल्यूशन डिपेंड करिए कि किस तरह की हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, किस तरह का उसका इंजन है, वो कौन सा पेट्रोल या कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहा है। आइदर वो पेट्रोल यूज़ कर रहा है, वो गैसोलीन यूज़ कर रहा है, वो हमारे पास पेट्रोलियम की कौन सी फॉर्म को यूज़ कर रहा है, गैस यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। तो उस व्हीकल की फ्यूल की कंपोजिशन क्या है, उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या हैं, ये सारे मिल के हमें बताते हैं कि जो हमारी गाड़ियों के अंदर से, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर से जो पोल्यूशन एयर के अंदर जा रही है वो किस टाइप की है। ठीक है, द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल यूज इन आवर कंट्री आर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर पावर्ड बाय 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स और the 4 स्ट्रोक petrol engine or the passenger car powered by 4 स्ट्रोक petrol engine and truck and bus, which are powered by 4 stroke diesel engines. The extent of pollution from these automobile depend upon the engine design कि इंजन का डिज़ाइन किस तरह का है, वो कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहा है, फ्यूल composition, operating condition and the emission from the petrol engine are classified into different types on the basis of these composition of fuel, operating condition and design of the engine. So the first emission is from the exhaust of the automobile. So it is called the exhaust emission. These are mostly comprised of carbon monoxide and nitrogen oxide, particulate matter containing the lead compounds. आपको पता है कि हमारे पास टेट्राइथाइल लेड जो है वो पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शंस हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास लेड कंपाउंड्स भी जो एग्जॉस्ट पोल्यूशन के अंदर जो है वो इंक्लूड हो रहे होते हैं। सो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं और हमारे पास लेड के कंपाउंड्स हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। अब हम इस एग्जॉस्ट को के अंदर जो एयर पोल्यूटेंट हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं या इस एमिशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। द वेरियस अप्रोचेस दैट आर मेड टू कंट्रोल दीज एमिशंस आर, फर्स्ट वन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंजन डिज़ाइन कि हम इसको इस तरह डिज़ाइन करें इंजन को कि उसके अंदर से कम जो है वो एमिशन हो सके पोल्यूटेंट्स का। सेकंड वन हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन, हम ऑपरेटिंग कंडीशंस को बेटर कर लें। हमारे पास जो इंजन है या व्हीकल की या ऑटोमोबाइल की जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उनको हम बेहतर कर लें। थर्ड वन हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद डिवाइसेस सच एज एब्जॉर्बर, कैटालिटिक कन्वर्टर और आफ्टर बर्नर्स यूज़ कर लिए जाएं ताकि हमारे पास जो गैसेस हैं, अब जो पोल्यूटेड गैसेस हैं उनको हवा में जाने से, एयर में जाने से पहले ही हम उनको या तो किसी अदर मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब कर लें, किसी के अंदर किसी की सरफेस के ऊपर अटैच कर लें, या कोई कैटालिटिक रिएक्शन की वजह से हम उसको जो मोर पोल्यूटेड गैसेस थी उनको लेस पोल्यूटेड गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर लें। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्यूल, जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं
अगर वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं है तो हम उसकी बजाय हम अदर एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर लें, जैसे कि हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हम विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उस एनर्जी सोर्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लेस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा, कि हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, जो पोल्यूटेड गैसेस हैं, वो कम जाएंगी। सेकेंड टाइप ऑफ emission फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इज द क्रैंक केस emission। अगर आप गूगल पे सर्च करें इंजन्स को, इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ 2 स्ट्रोक व्हीकल और 3 स्ट्रोक व्हीकल, तो आप इसको देख सकते हैं। आप इस क्रैन केस को भी देख सकते हैं। एक्चुअली जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें जो पिस्टन है उसके साथ डिफरेंट सी रॉड सी लगी होती हैं, या जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। अब वो शाफ्ट मूव करती है और साथ जो है वो उसका पिस्टन भी इंजन का मूव कर रहा होता है। तो इस शाफ्ट का एक कवर सा होता है जिसे क्रैन केक कहते हैं। अब आपने इसी बुक के पेज नंबर 52 के ऊपर भी आप क्रैन केस एमिशन को देख सकते हैं। वहाँ पे एक पिक्चर सी है ऑटोमोबाइल व्हीकल की, जिसके अंदर क्रैन केस दिखाया हुआ है कि इंटरनल कंबशन इंजन का ये पार्ट होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे भी ऑयल या लुब्रिकेंट या समटाइम जो फ्यूल है उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं कि ये वेपर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं क्रैन केस के अंदर। तो वहाँ से यहाँ ये जो यहाँ फ्यूल की पासिंग के लिए या एयर की पासिंग के लिए यहाँ पे समटाइम क्या हो जाता है कि हमारे पास वेपर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इन वेपर्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, आई मीन यहाँ से कैसे उनकी एमिशन को रोक सकते हैं, कि हम कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो या तो इसको एब्जॉर्ब कर ले या इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन कर दें। तो इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव क्रैन केक वेंटिलेशन सिस्टम होता है, कि वो यहाँ पे जो हमारे पास वेपर्स प्रोड्यूस हों या कोई पोल्यूटेड गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लें और उसके बाद जो है वो हमारे पास एग्जॉस्ट होके बाहर हमारे इन्वायरमेंट में जाए। सो दीज क्रैन केक emission include the engine blow bay which leak past the piston, मीन ये एक्चुअली इंजन के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ये ब्लो बे एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि ये फ्लो करने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। जब स्ट्रोक जो है कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा होता है, मीन जब हमारे पास इनलेट से फ्यूल आ रहा है तो वहाँ पे जब उसकी कंप्रेशन हो रही है तो वहाँ पे हमारे पास ऑयल वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। The oil vapors produced in the crankcase emission can be controlled by installing positive crankcase ventilation system। हम इस तरह के कोई पॉजिटिव क्रैनकेस वेंटिलेशन सिस्टम लगा सकते हैं जो कि इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से जो emission है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। which recycle blow bay gases and the crankcase ventilation air to the engine intake। या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लें या उस वहाँ से जो हमारे पास जो गैसेस हैं निकल रही हैं उनको वो रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि वो हमारे पास इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप ऑफ ना हो सके, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग देम टू एस्केप इनटू द इन्वायरमेंट, के हमारे पास वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में ना जाएं बल्कि वो उनको रिसाइकल कर लिया जाए। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, एवापोरेटिव emission मीन्स कि कुछ फ्यूल या ग्रीसेस अगर हमारे पास क्या हो रही हैं या हाइड्रोकार्बन जो हैं वो वेपोरेट हो रहे हैं तो वो भी हमारे पास प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं। It is estimated that the average evaporative emission of a hydrocarbon from the passenger car is about 20 kg per year, कि एक साल के अंदर 20 kg evaporation of hydrocarbon होती है किसी भी गाड़ी के अंदर से। The various methods are being tried to control evaporated emission include, हम क्या कर सकते हैं कि अब जो फ्यूल है उसको इस तरह स्टोर किया जाए कि उसका हमारे पास उसके वेपर्स ना बन सकें। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं, द स्टोरिंग ऑफ फ्यूल वेपर्स इन द क्रैन केस और एब्जॉर्बिंग दैम इन द चारकोल कैनिस्टर फॉर सीक्वेंस रिसाइकलिंग ऑफ द इंजन। मीन कि हम इसको क्या कर लें कि इस तरह स्टोर करें, या तो क्रैन केस के अंदर इस तरह स्टोर कर लें या कोई अदर एडजॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट यूज़ कर लिया जाए ताकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ना जाए बल्कि हम इसको रिसाइकल कर लें।
सेकेंड वन हमारे पास क्या है, मॉडिफाइंग द फ्यूल बाय द रिप्लेसिंग कार्बन 4 एंड कार्बन 5 ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन बाय द कोरस्पॉन्डिंग पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन। मीन हमारे पास जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो जल्दी वोलेटाइल होते हैं, जल्दी एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो उसकी बजाय हम लोग क्या कर लें कि पैराफिनिक मीन सिंपल जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हम उनको यूज़ कर लें ताकि ये हमारे पास लेस से लेस वेपोरेशन हमारे पास गाड़ियों के अंदर प्रोड्यूस हो। थर्ड वन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग सूटेबल मैकेनिकल डिवाइसेस टू कम बैक द प्रॉब्लम। कुछ इस तरह के डिवाइसेस ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगाए जाएं ताकि ये हमारे पास एमिशन ना कर सकें, वेपर्स को वेपोरेट ना होने दें, ताकि ये रिसाइकल्स कर सकें और हमारे पास जो है लेस से लेस जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उनके अंदर से लेस पोल्यूशन जो है वो एयर के अंदर जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं टिपिकल सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कौन कौन से मेन सोर्सेज हो सकते हैं। The major sources of air pollution are the stationary sources। जैसे इसके नेम से शो हो रहा है कि ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो भी स्टेशनरी सोर्सेज के अंदर से पोल्यूशन आ रही है उसको ये डील कर रहा है। A stationary source of air pollution refers to an emission source that does not move। जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्टेशनरी सोर्स है। दीज आर आल्सो नोन एज द पॉइंट सोर्सेज। मीन एक ही पॉइंट के ऊपर स्टेबल हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मूव नहीं कर रहे हैं, वो वहीं पे रहते हैं। स्टेशनरी सोर्सेज इंक्लूड द फैक्ट्रीज। आपको पता है एक फैक्ट्री है वो वहीं पे रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकती। या पावर प्लांट्स हैं, या ऑयल की रिफाइनरीज हैं, या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहीं पे रहती हैं, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकती। तो इसलिए इनको हम पॉइंट सोर्सेज कह सकते हैं या फिर हम इनको स्टेशनरी सोर्सेज कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एरिया सोर्स। मीन ये डिपेंड कर रहा है एरिया टू एरिया। यहाँ पे जो है एरिया टू एरिया वेरी कर सकती है एयर पोल्यूशन। तो इसलिए इन सोर्सेज को हम क्या कह रहे हैं, एरिया सोर्सेज के। किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे ज़्यादा हो सकती है जहाँ पे इसका सोर्स है, किसी दूसरे एरिया के ऊपर ये कम हो सकती है एयर पोल्यूशन। यहाँ पे द टर्म एरिया सोर्स इज यूज टू डिस्क्राइब मैनी small sources of the air pollution like dry cleaners, gas station and auto body paint shops। ठीक है, ये कि स्पेसिफिक जगह पे होंगी ना, हर जगह पे तो ये प्रेजेंट नहीं होती। लोकेटेड टुगेदर whose individual emission may be the below threshold of the concern but whose collective emission can be significant। मीन हमारे पास क्या है कि अगर हम एक तरह के पोल्यूशन को ले रहे हैं, यानी एक सोर्स को ले रहे हैं, एरिया सोर्स को, तो उसकी इंडिविजुअल तो उसकी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब हम इन एरिया सोर्सेज को कंबाइन कर लें कि डिफरेंट एरिया सोर्सेज जो हैं ये प्लूटेंट जो है इन्वायरमेंट में रिलीज करें तो उनका कंबाइन इफेक्ट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस एज कम्पेयर टू देयर इंडिविजुअल इफेक्ट के। रेजिडेंशियल वुड बर्नर्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल सोर्स। जैसे कि हम घर में जो लकड़ियां जला रहे होते हैं उसकी एक स्मॉल एरिया सोर्स है। वो एरिया टू एरिया जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, किसी जगह पे जलाई जा रही है, किसी जगह पे नहीं जलाई जा रही, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी उसी के लिहाज से होगी। But when combined with the many other small sources they can contribute to local and regional air pollution level। कि अगर एक घर से आप देख रहे हो कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, वुड की बर्निंग ज़्यादा हो रही है, अगर हम इस वुड की बर्निंग को दूसरी जो है पोल्यूशन के साथ मिला लें तो यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर या किसी भी एक रीजन के अंदर वो पोल्यूशन लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, बहुत सारे जो है पोल्यूशन सोर्सेज को कंबाइन करने की वजह से। The area sources can also be thought to as non-point sources कि या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो हैं वो यानी कि स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी सोर्सेज को हमने क्या कहा था कि ये पॉइंट सोर्सेज हैं, तो ये इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या है, नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसिंग डेवलपमेंट, ड्राई लेक्स, बेड एंड लैंडफिल। इसकी एरिया सोर्सेज की एग्जांपल आ जाती हैं कि ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इनकी पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है।
थर्ड सोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं कि मोबाइल सोर्सेज, जैसा कि इसके नेम से ज़ाहिर है कि मोबाइल सोर्सेज मीन कि ये मूवमेंट इससे रिलेटेड है कि एक जगह से जो है वो सोर्स जो है वो दूसरी जगह पे अगर मूव हो सकता है तो ये उससे रिलेटेड होगा। A mobile source of air pollution refers to a source that is capable of moving under its own power। कि क्या हो सकते हैं ये मूविंग जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास मोबाइल सोर्सेज आ जाते हैं। मोबाइल सोर्स अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल द एयर पोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट। कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है हमारे पास कहाँ से आ रही है कि ऑलमोस्ट हाफ जो है वो पोल्यूशन जो है वो मोबाइल सोर्सेज से आ रही होती है। The primary mobile source of air pollution is the automobile। गाड़ियाँ जो हैं हमारे पास वो मोबाइल सोर्स का एक मेन जो है वो सोर्स है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल हैं, जो व्हीकल हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो मोबाइल सोर्सेज ये हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इन जनरल मोबाइल सोर्सेज इम्प्लाई ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन कि जैसे गाड़ियाँ हैं या रेलवेज हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है वो पोल्यूशन कॉज करी है, विच इंक्लूड द व्हीकल सच एज कार, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स एंड बसेस। इन एडिशन देयर इज आल्सो अ नॉन रोड और ऑफ रोड कैटेगरी। एक कैटेगरी क्या है ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी हमारे पास क्या है ऑफ रोड या नॉन रोड ट्रांसपोर्टेशन है। That include gas-powered lawn tool and movers and farm and construction equipment और रिक्रिएशनल व्हीकल, बोट्स हो सकती हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, ट्रेन आ सकती हैं कि ये हमारे पास जैसे हवाई जहाज़ है वो एयर में पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो ये हमारे पास मोबाइल सोर्सेज थे। अगर इसी तरह हमारे पास क्या है कि एयर पोल्यूशन का सोर्स हमारे पास एग्रीकल्चरल सोर्सेज भी आ सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं हमारे पास एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशन दोज दैट रेज एनिमल एंड ग्रो क्रॉप्स कैन जनरेट एमिशन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर। कि हमारे पास एग्रीकल्चर एमिशन से भी हमारे पास क्या हो सकता है कि पार्टिकुलेट मैटर और डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल कन्फाइंड टू अ बैरन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्योर। आपको पता है कि एनिमल मैन्योर को बहुत जगह पे खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है या इससे बहुत ज़्यादा गैसेस भी अमिट हो रही होती है, जैसे कि अमोनिया गैस है जो हमारे पास जो एनिमल के गोबर के अंदर से अमिट हो रही होती है और इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। The manure emit various gases particularly ammonia into the air। यहाँ manure से हमारे पास अमोनिया जो है वो गैस जो है हमारे पास एयर के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। The ammonia can be emitted from the animal houses। जो उनके फार्म हाउस होते हैं एनिमल हाउसेज, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है अमोनिया गैस अमिट हो रही है। तो क्योंकि ये manure ऑफ एनिमल से अमिट हो रही होती है या मैन्योर स्टोरेज एरिया से अमिट हो रही है और फ्रॉम द लैंड आफ्टर द मैन्योर इज अप्लाइड। और जिस जगह पे जिस ज़मीन के ऊपर जो फसल के ऊपर जो है ये गोबर फेंका जाता है वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इसकी अमोनिया की स्मेल आ रही होती है। इन क्रॉप प्रोडक्शन दी मिस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। इसी तरह हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं या हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जो पेस्ट हैं, जो एनिमल हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए या जो दूसरी झाड़ियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास क्या है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और साथ साथ ये बहुत सारी प्लूटेंट जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे होते हैं। Fertilizer, herbicide, pesticide can potentially result in the aerial drift of these material and harm may be caused। तो ये हमारे पास क्या कर सकते हैं डिफरेंट हार्म कॉज कर सकते हैं। Main sources of crop production and agriculture soils are fertilizer application। हमें आपको पता है यूरिया खाद है, अमोनिया खाद है, फास्फेट खाद है, पोटाशियम खाद होती है। ये डिफरेंट तरह के जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये एक्चुअली सॉइल के साथ साथ जो है वो वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं या एयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं और डिफरेंट गैसेस भी साथ साथ प्रोड्यूस हो रही होती हैं।
फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में अमोनिया आ सकती है। सॉइल माइक्रोबियल प्रोसेस से हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्रॉप प्रोसेसिंग के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होती है। या सॉइल कल्टीवेशन एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग में भी जब हम किसी भी फसल को काट रहे होते हैं तो वहाँ भी पार्टिकुलेट मैटर जो उसकी डस्ट होती है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है। An additional less important agriculture source is of air pollutant is the crop burning. अब क्रॉप बर्निंग कैसे होती है कि जब हम कोई भी फसल काट लेते हैं तो उसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं हम उसको वहाँ वहीं पे ही बर्न कर देते हैं ताकि वो बर्न होके हमारे पास क्या बनाएगी, ऐश। वो ऐश भी सॉइल के लिए फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट कर रही होती है। मीन उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम उसको वहीं पे बर्न कर देते हैं। अब ये बर्निंग भी हमारे पास क्या है कि वो एयर पोल्यूटेंट का काज होती है। ड्यूरिंग दीज प्रोसेस अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, हैवी मेटल एंड डाइऑक्सिन आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। हमने डाइऑक्सिन को आगे जाके पढ़ना भी है, डिफरेंट टाइप की डाईएल्ड्रिन, डीडीटीज, डाइऑक्सिन, मायरेक्स, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स, तो हम इसको वहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह अगर हम सोर्सेज को देखें तो कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हो सकते हैं या मेरीन इकोसिस्टम के अंदर जो है जो सोर्सेज हैं हमारे पास एयर पोल्यूशन के। इसी तरह फॉरेस्ट फायर की अंदर जो है हमारे पास या वोल्केनो की एरप्शंस की वजह से ये जो एयर पोल्यूशन आ रही होती है वो सारे हमारे पास क्या आते हैं कि ये नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं एयर पोल्यूशन के। Wildland fire, dust storm, volcanic activity also contribute gases and particulate matter to the atmosphere, which are called as the natural sources. Natural sources can sometimes be significant but do not usually create ongoing air pollution problem like the other sources of the uh, एयर पोल्यूशन। मीन हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा एयर पोल्यूशन काज होती है हम एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं। Unlike the above mentioned sources of the air pollution, natural air pollution is not caused by the people or their activities. मीन ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होती बल्कि ये नेचुरली फिनोमेना होता है कि नेचुरली तौर पे हमारे पास अगर आग लग गई है फॉरेस्ट के अंदर या वोल्केनो जो है वो आतिशफशा पहाड़ फट रहे हैं तो वो भी क्या है डिफरेंट तरह की गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर को अमिट कर रहे होते हैं। An erupting volcano emits particulate matter and gases. Forest and grassland fire can emit large quantity of pollutants. Plant and trees naturally emit volatile organic compounds क्योंकि plants के अंदर बहुत सारे organic compounds present होते हैं, oils होते हैं, essential oils होते हैं या esters होते हैं, तो वो सारी ये जो organic compounds है अगर इनकी burning हो जाए ट्रीज़ की तो ये बहुत सारे इस तरह के मटीरियल एयर में रिलीज कर रहे होते हैं विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड आल्सो प्रोड्यूस्ड एरोसोल्स देन कैन कॉज अ नेचुरल ब्लू हेज कॉज कर सकते हैं या डस्ट का स्टॉर्म कॉज कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर होता है। Wild animals in their natural habitat are also considered natural source of the pollution. Wild animals की वजह से भी जो हमारे पास पोल्यूशन कॉज होती है ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं एयर पोल्यूशन के। तो हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है मीन जो ज़मीन के ऊपर इकोसिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं या कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। Various carbon and nitrogen species are emitted to the atmosphere during microbial and plants psychological प्रोसेस। मीन हमारे पास ज़्यादा कौन कौन सी सब्सटेंस एमिट हो रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हो सकते हैं
या सल्फर के कंपाउंड जो हैं ये हमारे पास माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से या प्लांट के प्रोसेस की वजह से या कोई भी अदर नेचुरल सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। Natural sources of carbon compounds such as carbon dioxide and methane can be aerobic and anaerobic respiration. Aerobic होता है कि एयर ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है, और एनाएरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन हो रही है, तो वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और मीथेन प्रोड्यूस होती है। Nitrogen species such as nitrogen, nitrous oxide, nitric oxide are produced by biological oxidation. मीन हमारे पास जो प्लांट्स और बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर या वैसे जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे ये रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन सॉइल एंड वाटर से भी हमारे पास नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हमारे पास या डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस हो लेते हैं। The main important factor in controlling the rate of nitrogen emission is the soil temperature, के मीन सॉइल का क्या टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर ये जो है गैसेस हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती हैं। The soil fluxes of nitrous oxide in the Norway spruce forest in the Matra mountains were determined by a small static chambers, कि यहाँ पे नॉर्वे के अंदर जो था कि नाइट्रस ऑक्साइड की जो है वो अमाउंट जो है वो डिटेक्ट की गई थी। अब ये डिटेक्ट की कैसे की गई कि accumulation of nitrous oxide was measured by a gas chromatography mass spectrometry system। ये इस टेक्निक से हमने आगे टेक्निक्स में पढ़नी है कि कैसे डिटेक्ट होता है किसी भी हम सैंपल के अंदर से जो प्लूटेंट्स हैं या कोई भी सब्सटेंस है उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रस emission fluxes were calculated from the accumulation of the nitrous oxide gas in the chamber, के ये चैम्बर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस जो है वो उसके अंदर अकोमुलेट होगी ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द फॉरेस्ट ट्रीज, grassland and scrubland. Several type of hydrocarbon are also emitted in the atmosphere, कि forest trees के में और जो है अदर जो सब ज़मीन है वहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं या वो एयर पोल्यूशन काज कर सकते हैं। Several physical, chemical and biological process occur at the surface of wetland and ocean, के बहुत सारे प्रोसेस आपको पता है कि सरफेस ऑफ ओशन पे भी हो रहे होते हैं या उसके साथ जो वेट लैंड होती है वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, विच इन्फ्लुएंस द ग्लोबल साइकिल ऑफ ऑन अ नंबर ऑफ स्पीशीज। मीन कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर एंड ट्रेस मेटल के जो साइकिल्स हैं वो भी वेटलैंड और जो है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है दोनों जगह पे प्रोसीड हो रहे होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट emission process in wetland and anaerobic wet waterlogged soil is the bacterial production of the methane, के मीथेन जो है वो बैक्टीरियल प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। मीन एनएरोबिक कंडीशन होती है और वाटर लॉग सॉइल जैसे वो दलदल वाली जगह होती है कि वहाँ पे पानी भी होता है और मिट्टी भी होती है, मड भी होता है, तो वहाँ पे जो है बैक्टीरियल प्रोडक्शन से वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस हो रही होती है। ओशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी ग्लोबल बायोलॉजिकल सल्फर साइकिल के अंदर भी ओशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह डाईमिथाइल सल्फाइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो हमारे पास जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ग्रीन पौधे होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हमारे पास ये डाईमिथाइल सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। which enter to the atmosphere by the exchange between the sea and the atmosphere, कि यह हमारे पास क्या है डाईमिथाइल सल्फाइड जो है वो इनमें प्रोड्यूस हो रही होती है। जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो एयर में भी जा सकती है और वो सी के अंदर भी जा सकती है। डाईमिथाइल सल्फाइड इज अ मेजर प्रिकर्सर ऑफ sulfate particles
ये जो है इनके अंदर जो है सल्फेट के पार्टिकल्स होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स सी साल्ट आर emitted into the maritime atmosphere। जो हमारे पास साहिली एरिया है वहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं, या सी साल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम के अदर साल्ट्स हो सकते हैं, या मैग्नीशियम साल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, कैल्शियम के साल्ट्स हो सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, लार्ज अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर एरोसोल पार्टिकल such as sodium chloride, magnesium sulfate are formed। अगर यहाँ से इन पार्टिकल्स के अंदर से जो सी साल्ट है उसके अंदर से वहाँ से वाटर अगर एवेपोरेट हो जाए तो जो एरोसोल पार्टिकल, डिफरेंट टाइप्स के एरोसोल पार्टिकल्स हैं, सच एज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो सकता है, या हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि वेरियस हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो emitted टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ओशन। हमने इसको पीछे भी पढ़ा था कि ये हमारे पास हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, मेरीन एटमॉस्फेयर की वजह से। Among them, methyl chloride is the major natural source of the atmospheric chlorine। अब नेचुरल सोर्स में हमारे पास क्या आ सकता है, फॉरेस्ट की फायर के जो आग लग जाती है दरख्तों को, वो भी हमारे पास जो है नेचुरल सोर्सेज में आ सकती है। ऑलमोस्ट ऑल फॉरेस्ट फायर आर ह्यूमन इंड्यूस के, एक्चुअल में तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आग लग रही होती है। नेचुरली अकरिंग बायोमास बर्निंग आर यूजली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लाइटनिंग। लेकिन अगर नेचुरली लग रही है, खुद ब खुद लग रही है, तो ये इसके एक चांस ये हो सकता है कि ये जो आसमानी बिजली की वजह से भी लग सकती है, कि वो वहाँ पे अगर प्लांट्स के ऊपर गिर रही है, फॉरेस्ट के प्लांट्स के ऊपर, तो वहाँ पे आग लग जाए। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बायोमास बर्निंग आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स। ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। However, a large number of particulate and trace gases are also produced, which include the product of incomplete combustion of कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर स्पीशीज जो है ये ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इसके अलावा वोल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ मीन जो आर्टिफिशियल पहाड़ हैं उनके फटने से भी बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ जो ज़मीन की प्लेट्स हैं, ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उनकी मूवमेंट से भी जो पार्टिकुलेट प्रोड्यूस हो रहे हैं या गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो भी हमारी एयर को पोल्यूट कर सकती हैं। Volcanoes release significant amount of the gases ash particle into the atmosphere। के ash particles और बहुत सारी गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं हमारे पास। Volcanic emission occur both during occasionally eruption and long-term non-eruptive activities। ये sometime तो एक आतिशफ़शां पहाड़ फटता है तो उसके कुछ अर्से बाद वो फिर दोबारा जो है उसके अंदर से लावा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। मोस्ट प्रीवेलिंग वोल्केनिक गैस इज़ द वाटर वेपर्स। ये हमारे पास क्या है, ज़्यादातर वाटर वेपर्स होते हैं विच कैन रीच 50 to 90% ऑफ द टोटल वोल्केनिक एमिशन। ये जितना भी मैस एमिट हो रहा होता है उसके अंदर से 50 से 90% क्या हो सकता है कि वाटर वेपर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हाउएवर दिस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन। मीन हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आतिशफ़शां पहाड़ से जो रिलीज हो रही होती है। अदर इम्पोर्टेंट गैसेज emitted फ्राम वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आर द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सम अदर सल्फर स्पीशीज़ जो हैं ये हमारे पास अमिट हो रही होती हैं वोल्केनिक करप्शन के दौरान। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अदर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आल्सो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बिसाइड दीज गैसेस कंसिडर अमाउंट ऑफ एरोसोल आर प्रेजेंट इन द मोस्ट वोल्केनिक प्लूम्स। एक्चुअली जो वोल्केनिक का स्मोक होता है, वोल्केनिक करप्शन से जो स्मोक है उसके अंदर भी बहुत सारे एरोसोल पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक और
नेचुरल सोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, लाइटनिंग मीन जो आसमानी बिजली चमकती है और आपस में टकराती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है या आइंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो भी हमारी एटमॉस्फेयर के लिए प्रॉब्लमेटिक है। द लाइटनिंग ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इवेंट creates plasma channels in the atmosphere characterized by the high fraction of the ionic load। मीन प्लाज्मा है तो वहाँ पे न्यूट्रल आइंस भी न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, तो आयनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। एंड हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सारी जो है प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रही होती है। हाई टेम्परेचर काज केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से जो एयर में पार्टिकल्स हैं उनके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। Major compound of the atmosphere, nitrogen, oxygen and water vapor are undergoing chemical transformation and various species containing nitrogen, oxygen and hydrogen atom are formed। मीन उनके कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं की वजह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शंस की वजह से दूसरी स्पीशीज बन जाती हैं। मेजर स्पीशीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइटनिंग इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, कि ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ओके फॉर दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड दी डिफरेंट पोल्यूशन सोर्सेज देखे हमने कि जो नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और एग्रीकल्चर सोर्सेज भी होते हैं, और इसके अलावा कुछ सोर्सेज को हम पॉइंट सोर्सेज कहते हैं, कुछ मोबाइल सोर्सेज होते हैं और कुछ एरिया सोर्सेज होते हैं।